Hello here, myself Dr. Chanay Sarkar. Today we will start a new chapter, coordination compound. This chapter is included in UG semester 3rd chemistry honors syllabus. The paper number CC5, chapter number 6. The content of this chapter are Werner coordination theory and its experimental verification, effective atomic number concept, ligands, chelates, nomenclature of coordination compound, isomerism in coordination compound, valence bond theory of transition metal complexes. तो इस चैप्टर में इनिशियली हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डबल सॉल्ट्स क्या है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सॉल्ट्स क्या होता है, जबकि सबको को पता है क्योंकि +2 में ही हम लोग पढ़े सॉल्ट्स क्या है। कोई भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है ये हम लोग जानते हैं क्या है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, सपोज एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एसिड में HCl प्लस बेस में हो गया NaOH। तो क्या बना रहे हैं, NaCl सॉल्ट हम लोग को पता है प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर ये एसिड हो गया, ये हो गया बेस। तो एसिडिक पार्ट से जो आता है इसको जैसे एसिड रेडिकल कहते हैं। कोई भी सॉल्ट में जैसे यहाँ पर NaCl है, इसमें एक एसिड रेडिकल होगा, एक बेसिक रेडिकल होगा। तो एसिडिक पार्ट से जो आया वो एसिड रेडिकल और जो बेसिक पार्ट से आ रहा है वो बेसिक रेडिकल। ये हो गया एसिड रेडिकल, ये हम लोग को पता है। तो ये हो गया सिंगल सॉल्ट, इसको कहा गया है क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एसिड रेडिकल है, एक बेसिक रेडिकल है। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग डबल सॉल्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डबल सॉल्ट में जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, मोर सॉल्ट क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट एंड पोटास एलम है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसमें जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको जब लिखेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक है फेरस सल्फेट, जैसे यहाँ पर एक है फेरस सल्फेट और एक है अमोनियम सल्फर। ये है, तो यहाँ पर आयरन है, सल्फेट आयन है। ठीक है, आयरन क्या हो गया, बेसिक रेडिकल, ये हो गया एसिड रेडिकल। उसी तरह यहाँ पर अमोनियम बेसिक रेडिकल, ये हो गया एसिड रेडिकल। ठीक, तो यहाँ पर एक ही सॉल्ट में दो है, देख रहे, तो इस कारण इसको डबल सॉल्ट कहा गया। उसी तरह पोटासियम भी डबल सॉल्ट है। ठीक, तो यहाँ पर डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट में यहाँ का डेफिनेशन ये दिया गया है, द मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच डिसोसिएट इनटू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। ठीक है, जो अब जितना भी यहाँ पर आयन है उसमें डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मोर सॉल्ट है, ये डिसोसिएट होके क्या Fe फेरस आयन अलग कर देगा, अमोनियम आयन अलग कर देगा एंड सल्फेट आयन अलग कर देगा। ठीक है, इस तरीके का डेफिनेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जब इसका कंपेयर करेंगे तो ये तब हम लोग को पता चलेगा क्या डिफरेंस है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। इसमें क्या है, इसमें जो भी आयंस है ये भी तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, डबल सॉल्ट भी, इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट एंड हेक्साहाइड्रेट। तो इसमें जितना भी आयन है वो डिसोसिएट होकर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बना देंगे। ठीक है, गिव टेस्ट ऑफ ऑल दीज आयंस। ठीक है, टेस्ट।
ठीक है। कोई भी जब जैसे फेरस आयन का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है तो उसमें ये शो करेगा फेरस आयन है। अमोनियम आयन का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसमें वो अमोनियम आयन शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका सब आयन जब हम लोग इसको वाटर में जिसमें सोल्यूबल हो उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो हर एक आयन अलग अलग हो जाता है। क्लियर। उसी तरह पोटासियम भी है, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट है। यहाँ पर भी ये भी डबल सॉल्ट है, इसमें सब पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा। तो जो भी टेस्ट होगा इसका वो हर जो भी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है पोटेशियम का वो शो करेगा। हम लोग सॉल्ट एनालिसिस किया है ना, तो इसका जब भी हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में कोई भी कंफर्मेटरी टेस्ट हो पोटेशियम का, सल्फेट का, तो वो सब आयन शो करेगा। क्लियर। देन हम लोग पढ़ रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी डबल सॉल्ट पढ़े, अभी हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? Coordination compounds are molecular compounds which don't dissociate into all the constituent ion in aqueous solution. इसमें जैसे हम लोग ये एक दिया है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो दिया है, क्या K3 इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है। ये भी हम लोग को लग रहा है सॉल्ट लाइक ही है ना। इसमें क्या है? पोटेशियम है, देन फेरस फेरिक है, देन इसमें साइनो आयन भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सोचेंगे जो ये भी तो सिंपल सॉल्ट लाइक ही है, बट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक अलग से देख रहे हैं, ये स्क्वायर लाइक ब्रैकेट। ठीक है, ये जो स्क्वायर लाइक ब्रैकेट है इसके अंदर जो पार्ट है ये हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयन। ठीक है, इसको जब हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे ये कैसे टूटेगा? 3 पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है। ठीक है, आयन रेस्ट क्या ये रहेगा नेक्स्ट आयन एस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन ही रहेगा, ये फर्दर सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग डबल सॉल्ट देख रहे थे उसमें हर एक आयन अलग हो रहा था, बट इसमें आयरन एंड साइनो अलग नहीं होगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये ऐसे ही आयनिक फॉर्म में रहेगा। पोटेशियम बाहर है ब्रैकेट के तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो भी कह सकते हैं, यही एक मेन स्पेसिफिक चीज होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जो ये आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वो वैसे ही रह जाएगा। ये हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हम लोग और भी एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे यहाँ सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यहाँ पर ये एनायनिक पार्ट है इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स एनायन का। ये सिंपल कैटायन ये आयन में टूट गया और ये एक आयन, तो इसमें टोटल 4 आयन हुआ, जबकि अगर ये सब भी निकलते तो और आयन होना चाहिए। ठीक, उसी तरह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन ये एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये डिसोसिएट होकर कॉम्प्लेक्स क्या कैटायनिक +2 बना रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन सल्फेट एनायन निकल जाए। ठीक, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ये तो सिंपल आंसर है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन इतने तरीके के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर देख रहे दोनों ये पॉजिटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, नेगेटिव पार्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो दोनों में क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से है यहाँ से ये दो टूट जाएंगे, लेकिन ये फर्दर आयनिक फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो। क्लियर। ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई चार्ज नहीं है, निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यार। तो ये भी हो गया कोऑर्डिनेशन का। तो 4 तरीके का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। फर्स्ट क्या प्रॉपर्टीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? जो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? इसमें एक सिंपल मतलब 4 तरीके का है। एक कॉम्प्लेक्स एनायन जिसमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है? एनायनिक नेगेटिव चार्ज है। कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है जो पॉजिटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स हो। तो एक ही सॉल्ट में 2 तरीके का होना चाहिए। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कैटायन भी होना सकता है, कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो सकता है, और एक हो गया न्यूट्रल। क्लियर।
नेक्स्ट, हाँ, क्या मेन क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है? फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर शोन बाय पॉजिटिव ये स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो हम लोग देखे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट जहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा मतलब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। देन उसमें क्या है, एक सेंट्रल मेटल आयन होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ये कॉपर का दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। देन एक सेंट्रल मेटल आयन कॉपर है, ठीक है, कॉपर हो गया सेंट्रल मेटल आयन। देन क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये पर्टिकुलर कॉपर आयन का भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो हम लोग निकालेंगे, ठीक। वो हर एक वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो इसका क्या होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, सेंट्रल मेटल आयन होना चाहिए, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। देन लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या है, ये जो एमीन ग्रुप जो है NH3 ग्रुप, ये हो गया लिगेंड, ठीक है। क्या है हम लोग ये इन डिटेल्स पढ़ेंगे आगे लिगेंड्स। देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा गया ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स में कितना नंबर ऑफ लिगेंड्स है। सिंपल सेंटेंस में अगर जानना है जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या उस कॉम्प्लेक्स आयन में कितना लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कॉपर एमीन का। मेटल आयन हो गया कॉपर 2+, यहाँ पर चार्ज हम लोग देखेंगे तो इसका 2 होगा, कैसे देखते हैं जैसे, ठीक है। तो इसमें एक्स हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, एक्स एमीन का 0 चार्ज होता है तो +2, तो x इक्वल्स टू आपका +2 हो गया। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज हो गया +2, ठीक, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2, क्लियर। यहाँ लिगेंड क्या है, एमीन है, एमीन है लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, एमीन है 4, ठीक है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर 2 का कितना हो गया 4, ठीक। तो इसमें क्या है इन कॉम्प्लेक्स आयन द सेंट्रल मेटल आयन इज लुईस एसिड, जनरल सेंट्रल मेटल आयन किस तरीके के बिहेव करते हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड किसे कहते हैं, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक। देन हो गया लिगेंड्स, लिगेंड्स आर लुईस बेस एंड कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो है, एक मेटल आयन है एक लिगेंड है, ठीक। तो सेंट्रल मेटल आयन एक्ट्स एज लुईस एसिड एंड लिगेंड्स एक्ट्स एज लुईस बेस जो डोनेट करता है, एसिड जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर। तो इन दोनों के बेस ये जो डोनेशन, जो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उससे क्या बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एरो से, ठीक है। ये इस तरीके के एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो यहाँ इस साइड लिगेंड होगा, लिगेंड एरो का जो हेड है वो किस तरीके मेटल के और रहेगा क्योंकि लिगेंड टू मेटल डोनेशन हो रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस कैसे डिनोट किया जाता है, एरो से डिनोट किया जाता है। और हेड जो उसका होगा, एरो का हेड मेटल आयन की तरफ होगा और टेल जो है वो लिगेंड की तरफ, ठीक, क्योंकि लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक। यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड एंड मेटल आयन, मेटल आयन का कुछ पर्टिकुलर कुछ चार्ज होगा क्योंकि वो लुईस एसिड है तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली होना चाहिए या फिर उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रहेगा रखेगा का, इसलिए इसमें जो भी चार्ज होगा N+ दिया हुआ है
तो ये लिगेंड हो गया लुईस बेस, मेटल आयन लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, इस तरीके का एंड इसमें कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्म करे तो उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड आयन व्हिच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड्स। ठीक है, जो भी सेंट्रल मेटल आयन है और एटम है उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, क्योंकि लुईस बेसिस है तो इसके पास क्या एक्सेस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी डोनेट करेगा, या तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। कोई भी जैसे यहाँ पर एमीन है, इसमें क्या होता है, एमीन में लोन पेयर होता है, हम लोग को पता है ना। जैसे यहाँ पर इन एमीन है, इसमें लोन पेयर होता है, यही वो लिगेंड ये मेटल को देगा। तो ये जो एक्सेस लोन पेयर होना चाहिए या फिर उसमें नेगेटिव, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में नेगेटिव एनायनिंग मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करे। ठीक है, उसी तरह H2O भी लिगेंड है, इसमें दो लोन पेयर रहता है। ठीक है, कोई एक दे। ये यहाँ पर बहुत सारा लिगेंड दिया है, देखो एमीन है, वाटर है, क्लोरीन, साइनो, इनो, इसमें भी नाइट्रोजन में लोन पेयर है। ठीक है, देन क्या है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी क्या, डेंटिसिटी लिगेंड का क्या होता है, मतलब वो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे सकता है, वो उसका कैपेसिटी एबिलिटी शो करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी। जो कोई भी जैसे NH3 ये एक लोन पेयर दे सकते हैं, इसके पास एक्स्ट्रा एक लोन पेयर है तो इसका डेंटिसिटी 1 है और इसको मोनोडेंटल लिगेंड कहा गया। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन उसके डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग बहुत तरीके का लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है, मतलब मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। ठीक है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड मोनोडेंटेड मतलब एक लोन पेयर दे सकता है। कोई भी लिगेंड जिसका कैपेसिटी हो एक लोन पेयर देने का वो उसको मोनोडेंटेड लिगेंड, डेंटिसिटी 1। उसी तरह बाइडेंटेड और डाइडेंटेड जिसमें दो लोन पेयर, जैसे यहाँ ऑक्सालेटो आयन है। ठीक है, यहाँ पर इधर भी ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, इधर भी ऑक्सीजन में दो चार्ज है, तो ये दोनों तरीके से दे सकता है दो लोन पेयर, मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इस कारण से इसको बाइडेंटल लिगेंड कहा गया। उसी तरह डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा, इसका कैसे होता है, क्या होता है, ग्लाइऑक्सन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सन। चलिए, तो इसमें दो नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर है, तो एक ही डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन इसके पास दो लोन पेयर है, तो दो दे सकते हैं, तो इस कारण से इसका डेंसिटी हो गया 2 और इसको बाइडेंटल लिगेंड कहा गया। क्लियर। उसी तरह पॉलीडेंटल लिगेंड जिसका डेंसिटी 2 से ज़्यादा हो उसको पॉलीडेंटल लिगेंड कहा गया है, जैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो। जैसे EDTA है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका हेक्साडेंटेड मतलब 6 पेयर होगा। ठीक है, तो इसको ये भी पॉलीडेंटेड क्योंकि इसका डेंसिटी कितना है 6 है।
जैसे इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये हो गया इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। दो लोन पेयर यहाँ पर, दो नाइट्रोजन के पास है, और यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हाइड्रोजन ये सब एसिडिक ग्रुप है ना, टेट्रा एसिडिक एसिड, इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो हो गया 4, 2 और 4 6, तो इसका डेंसिटी कितना हो गया 6। तो इसी कारण इसको क्या कहा गया, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज़ अ हेक्साडेंटेड लिगेंड बट बिहेव एज बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड। ये डिपेंड होता है कि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स किस तरीके का मेटल आयन है, क्योंकि हेक्साडेंटेड के लिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, कोई भी, या तो 6 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसमें, जो मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं, तुम्हारा 6, क्योंकि 2 लोन पेयर डोनेट कर, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब उसके लिए एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सब मेटल आयन में वो डिपेंड होता है किस तरीके का मेटल आयन है, किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कारण से इसमें कभी ये बाइडेंटेड भी बिहेव करता है, कभी टेट्राडेंटेड, कभी हेक्साडेंटेड। तो इसलिए ईडीटीए को फ्लेक्सीडेंटेड भी कहा गया, क्योंकि फ्लेक्सिबल है इसके डेंटिसिटी में। अगर बाइडेंटेड होगा तो सिर्फ नाइट्रोजन वाला ये और ये डोनेट करेगा, टेट्राडेंटेड होगा तो सिर्फ एसिडिक ये डोनेट नहीं करेगा, हेक्साडेंटेड होगा कि 6 गो नाइट्रोजन भी एंड ऑक्सीजन सब डोनेट करेगा। ठीक है, तो इसको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी कहा गया। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म रिंग कंपाउंड विद अ सेंट्रल मेटल आयन। कोई भी, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम लोग, आगे देखें तो उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, मतलब लिगेंड टू मेटल आयन के और इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो इस डोनेशन के कारण जब बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड, जैसे ये इथिलीन डायमीन, ये जब लोन, यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये लोन पेयर दे रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, रिंग बना रहा है। ठीक है, इसका डेंसिटी क्या हो गया, इथिलीन डायमीन, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसका डेंसिटी हो गया आपका यहाँ पर इस तरीके से एमीन। ठीक है, ये एक इथिलीन डायमीन है, दो डेंसिटी 2 है, तो ये दोनों ओर से डोनेट करेंगे कॉपर को। यहाँ पर एक है, इसका डेंसिटी 2 है, तो दोनों ओर, तो रिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर रिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को कहा गया है चिलेट। ठीक है, तो दैट रिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट। एंड ये जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जिसका कैपेसिटी मोर देन 2 बाइडेंटेड और मोर देन 2 हो, तो वो रिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इस तरीके के लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें इथिलीन डायमीन, ईडीटीए, ये सब चिलेटिंग लिगेंड है। क्लियर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे चिलेट। चिलेट क्या होता है, द रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म व्हेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड इज अटैच्ड बाय 2 और मोर डोनर एटम टू द सेम सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड अ चिलेट। यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कॉपर इथिलीन डायमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, 2 है, 2 है इसका, तो इसमें क्या हो गया, इस तरीके, ये कॉपर आयन इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पर देखो। ठीक है, तो ये जो रिंग कॉम्प्लेक्स बना, ये हो गया चिलेट, एंड लिगेंड्स हो गया चिलेटिंग लिगेंड। क्लियर,
नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ चिलस। क्या मतलब नॉर्मल लिगेंड्स जो सिंगल मोनोडेंटल लिगेंड और ये जो रिंग कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, क्या किस तरीके के प्रॉपर्टीज में वेरिएशन रहता है, किस क्या इफेक्ट्स क्या पड़ता है, ठीक है। चिलस आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलस, ठीक है। जो भी सिंगल कॉम्प्लेक्स है, नॉन चिलस रिंग कंपाउंड जो नहीं बनाता है उससे ज्यादा स्टेबल होता है रिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसको क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं इसमें बांध के रख रहा है। जैसे रिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, इस तरीके से कॉपर से जो भी है इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो रिंग कॉम्प्लेक्स ये ज्यादा बना हुआ है, ठीक है। उसी सिंपल एमीन के साथ एक खुला खुला ये है, बना हुआ नहीं, इसमें क्या स्टेरिक तरीके से बना हुआ है ना, तो इस कारण से ये मोर स्टेबल है। क्या है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग, चिलेट इन विच मोर नंबर ऑफ रिंग, मतलब जितना नंबर ऑफ रिंग ज्यादा होगा उतना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है तो हम लोग देखेंगे। सपोज पर क्या दिया है, निकेल का है, थ्री 2+, ठीक है। ये इसमें 3 रिंग है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। निकेल इथिलीन डायमीन है, मतलब नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन, 3 रिंग होगा, यहाँ पर कार्बन है, उसी तरह यहाँ पर भी होगा, थोड़ा इसको ऑक्टाहेड्रल होगा तो स्ट्रक्चर थोड़ा देख के करना होगा, ठीक है। इसी तरह इस तरह 3 रिंग होगा। उसी तरह दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या था, En2H2O, सॉरी, होल 2 ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 रिंग है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होता है, थोड़ा लिखना सब थोड़ा केयरफुली लिखना होता है, जैसे, ठीक है। यहाँ पर 2 रिंग हो गया इस कॉम्प्लेक्स। थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स क्या था, थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स दिया है निकेन, एन एक है चिलेटिंग लिगेंड एंड 4H2 मॉलिक्यूल, का स्ट्रक्चर कैसे होगा, अरे
सॉरी H2। ठीक है, इसमें एक रिंग हुआ, इसमें क्या हुआ 1 2, इसमें कितना हो गया 1 2 3। फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स क्या था, कोई भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं, 6 H2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोई रिंग नहीं होगा सब जगह। ठीक है, नो रिंग। तो जिसमें जितना नंबर ऑफ रिंग है मतलब ये मोर स्टेबल है देन इज ये, देन ये लेस स्टेबल सबसे। क्लियर, ये दिया हुआ। ठीक, नेक्स्ट है साइज ऑफ द चिलर रिंग। जितना बड़ा साइज होगा रिंग का उतना हम लोग के हिसाब से वो मोर स्टेबल होना चाहिए। मेटल चिलर विद 5 मेंबर रिंग हैव बीन फाउंड टू बी मोर स्टेबल, बट जब हम थर्मोडायनेमिकली देखा गया है, जो 5 मेंबर रिंग है मतलब एक रिंग में 5 मेटल मतलब 5 एलिमेंट्स होना चाहिए, वो मोर स्टेबल है। ये हम लोग हायर क्लास पीजी में पढ़ेंगे, जो उसमें थर्मोडायनेमिकली ये मिला है जो 5 मेंबरिंग है वो मोर स्टेबल है। क्यों, वो हम लोग को पीजी में पढ़ना है। ठीक, जैसे 5 मेंबरिंग कहने से क्या समझ रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर जैसे ये रिंग है, ठीक है, इसमें देखेंगे 5 में सपोज निकल से काउंट करते, ये हो गया 1 2 3 4 5। एक रिंग में 5 मेंबर है तो ये हो गया 5 मेंबर रिंग। उसी तरह किसी रिंग में ऐसे भी हो सकता है 6 मेंबर हो, ठीक है, तो वो 6 मेंबर तो मेन मतलब 6, यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर और एक तो सपोज यहाँ पर कर देते हैं और एक तो मिथाइल ग्रुप डाल देता है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई डालते हैं CH2, ऐसे कुछ है ग्रुप, तो ये 6 मेंबर हो गए। तो सबसे ज़्यादा मिला गया है क्या, जो 5 मेंबर रिंग है वही मोर स्टेबल होता है। ये थर्मोडायनेमिकली प्रूफ है। ठीक, नेक्स्ट वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट अल्फ्रेड वार्नर 1893 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कवरी जो किया गया है, फर्स्ट उन्होंने इन्वेंट किया जो इस तरीके का भी कम्प्लेक्स होता है, जो डिफरेंट आयंस में नहीं डिसोसिएट होते। मतलब फर्स्ट जो भी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी हुआ है, जो इस तरीके का कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है नहीं है, ये फर्स्ट जो भी किया है वो वार्नर थ्योरी है। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट इस तरीके के कम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया है हम लोग के केमिस्ट्री में। इसके लिए उनको 1913 में इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो उनका मेन पॉस्टुलेट क्या है इस थ्योरी का, उन्होंने क्या क्या बताया है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वो क्या है बेसिक पॉस्टुलेट, एवरी एलिमेंट एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें बताया 2 तरह का वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी वैलेंसी एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इट इज कॉल्ड आयनाइजेबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट और आयन। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, वो आयनाइजेबल मतलब वो एनायनिक फॉर्म में, एनायनिक सॉरी मतलब आयनिक फॉर्म में हो,
मेटल आयन है तो आयनिक फॉर्म ओबियसली पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा वो आयनाइजेबल वैलेंस मतलब आयन में कन्वर्ट, और वो जनरली इसको क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उसको सेटिस्फाई कर। उसी तरह सेकेंडरी वैलेंसी इट इज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है, ये आयनाइजेबल नहीं है, मतलब आयनिक फॉर्म में नहीं, वो ऐसे वो क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मतलब दो तरीके का कोई भी सेंट्रल मेटल आयन का दो तरीके का बैलेंस होता है, एक प्राइमरी बैलेंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट से सेटिस्फाई होता है जो आयनाइजेबल है, सेकेंडरी बैलेंस और नॉन आयनाइजेबल है कॉर्नेशन का नंबर से होता है। एवरी मेटल एटम ट्राइज टू सेटिस्फाई बोथ इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंस, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उन्होंने उनका दोनों बैलेंस को सेटिस्फाई करना होता है, तब जाकर वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाइड बाय एनायन, क्योंकि मेटेलिक आयन है, आयनाइजेबल है, मतलब कैटायनिक फॉर्म में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऑब्वियसली एनायन चाहिए। Then secondary valency satisfy either by anion or neutral molecule. Secondary valency non ionizable भी हो सकता है, या तो उसमें एनायन भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का लिगेंड हो जिसमें मतलब एक्स्ट्रा जो लोन पेयर वाला लिगेंड से सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको सेटिस्फाई करता है एनायन। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है कॉर्डिनेशन नंबर, उसको सेटिस्फाई एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे लिगेंड से किया जाता है, ठीक है। तो इन सम केस एनायन में सेटिस्फाई बोथ है, हाँ कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में मिला गया है जो एक ही कॉमन आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड सेकेंडरी वैलेंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो हम लोग एग्जाम्पल में जब पढ़ेंगे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एवरी मेटल एटम और आयन हैव अ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, कोई भी मेटल। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल व सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ऑक्सीडेशन नॉन डायरेक्शनल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो डायरेक्शनल होता है, जिसके कारण उस कॉम्प्लेक्स का शेप एंड जियोमेट्री एक पर्टिकुलर शेप एंड जियोमेट्री होता है, ठीक है। जो लिगेंड से सेटिस्फाई होता है, लिगेंड का पोजीशन से उसका जियोमेट्री डिसाइड होता है, तो लिगेंड किस डायरेक्शन से वो मेटल आयन को अप्रोच कर रहा है तो ये डायरेक्शनल हो गया सेकेंडरी वैलेंस, क्लियर। सेकेंडरी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन द जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंस जो है उससे जियोमेट्री इसी डायरेक्शनल होने के कारण उसका जियोमेट्री और शेप पता चलता है। सपोज जैसे यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स का 2 है, जैसे Ml2, ये हम एल एम हो गया मेटल आयन, एल हो गया लिगेंड, 2 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, दो लिगेंड है, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स जनरली लीनियर इन शेप होता है, ठीक है। उसी तरह 4 अगर है, जैसे यहाँ मेटल आयन एम एल 4 लिगेंड हो गया, तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल का जियोमेट्री होगा या फिर स्क्वायर प्लानर। उसी तरह का 6 है Ml6, 6 लिगेंड देन ऑक्टाहेड्रल से होगा, क्लियर। हाँ, अब तो थ्योरी एंड मतलब वर्नर पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या है मेनली बताया गया है, क्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सेंट्रल मेटल आयन है, उसके दो तरीके का वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी जनरली एनायन से सेटिस्फाई होता है, सेकेंडरी वैलेंसी एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हो सकता है। किसी किसी कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी एक कॉमन एनायन से भी सेटिस्फाई होता है, ये हम लोग पढ़े। एंड क्या है, प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल, जिसके कारण उसका शेप एंड साइज होता है, ये हम लोग पढ़ चुके। तो अभी जो भी थे, जब वार्नर ने ये पोस्टुलेट्स लाया, जो जो भी उनका कंक्लूजन लाया, तो उसके लिए उनको कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो इस कारण से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे वार्नर थ्योरी का, उन्होंने किस तरीके से मतलब किस तरीके से प्रेजेंट किया जो ये कंडीशंस होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट उन्होंने क्या है कोबाल्ट क्लोराइड का सोल्यूशन रिएक्ट किया अमोनियम सोल्यूशन, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनियम सोल्यूशन रिएक्ट किया तो उनको 4 तरीके का कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्स मिला, 4 टाइप्स ऑफ कोबाल्ट अमाइन,
क्या क्या है इस तरीके, COCl3 6 NH3 6 एमीन ग्रुप है। यहाँ पर भी ये सॉरी 5 हो, थ्री। ठीक है, ये 4 तरीके का कॉम्प्लेक्स मिला जिसमें COCl3 तो है, फिर 6 NH3 ग्रुप है, 6 एमीन ग्रुप है, देन 5 एमीन ग्रुप है, देन 4 एमीन ग्रुप है, देन यहाँ पर 3 है। COCl3 कॉमन है। ठीक है, द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी ऑफ कॉर्निशन कंपाउंड कैन बी इजीली वेरीफाई। क्या है, एक्सपेरिमेंटली बाय प्रॉपर स्टडी। ये जो 4 कॉम्प्लेक्स मिला है इसको 2 तरीके का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है। जो नंबर ऑफ प्रेसिपिटेटेड क्लोराइड आयन, कितना क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्या है, जो भी एक 4 कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या है, हम लोग को पता है जहाँ भी क्लोरीन है वो AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो जितना AgCl नेगेटिव आयन निकलेगा उससे पता चल जाएगा जो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर गया। क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, सपोज यहाँ पर दिया है ये जो आयन है, ठीक है, फर्स्ट वाला, इसको सिंपली यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितना 3 क्लोरीन आयन है। मतलब जब AgCl3 जब रिएक्ट करेगा, AgNO3 रिएक्शन होगा तो AgCl जितना 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl निकलता है, मतलब तीनों क्लोरीन, ये जो 3 सब में 3 क्लोरीन आयन है। ठीक है, तो ये तीनों अगर बाहर है तभी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तभी वो 3 AgCl मोल देगा, 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूला डेवलप हुआ। क्लियर। और जब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का स्टडी करेंगे, AgCl NO3 इसमें भी डाले तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 है लेकिन ये जब प्रेसिपिटेट आउट होगा ओनली 2 मोल्स, सिर्फ 2 मोल प्रेसिपिटेट आउट होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक क्लोरीन आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। हम लोग क्या जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी आयन है वो डिफरेंट आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, तो ओनली ये जो स्फीयर के बाहर है वो 2 क्लोरीन रिएक्ट कर देगा सिल्वर के साथ, तो ये 2 मोल दिया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स यानी ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंट है। उसी तरह यहाँ पर 4 है एमीन, लेकिन Cl यहाँ पर भी 3 है बट ये 1 मोल देगा AgCl। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक, मतलब एक क्लोरीन आयन बाहर है। उस तरह यहाँ पर क्या है, इसमें एक भी नहीं है, प्रेसिपिटेट देगा ही नहीं AgNO3, तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना ये इस तरीके से बना। ठीक है, इसमें कोई भी मूवेबल मतलब आयनाइजेबल क्लोरीन आयन है नहीं। तो ये 4 डिफरेंट सेम कोबाल्ट क्लोराइड के साथ जब एमीन रिएक्ट किया तो इस तरीके का 4 कॉम्प्लेक्स बने। क्लियर, ये एक वेरिफिकेशन हो गया। देन आता है मोलर कंडक्टेंस मेजरमेंट। वो वही 4 जो कॉम्प्लेक्स बना उसका जब वो मोलर कंडक्टेंस, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़े हैं ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, तो जब उसको मेजर किया गया जिसमें जितना आयन ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कितना, एक ये कॉम्प्लेक्स यानी ये 4 हो गया, इसमें क्या है 3 आयन है।
एक कम्प्लेक्स आयन हो गया और दो क्लोरीन आयन। इसमें क्या है, दो ही आयन है, एक कम्प्लेक्स आयन होगा और एक क्लोरीन आयन। इसमें आयनिक है ही नहीं, ठीक है। तो जब मोलर कंडक्टेंस मेजर किया गया इसका, इसलिए सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस मिला, और इसमें मिला ही नहीं, जीरो, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा आयनाइजेबल आयन ज्यादा है, इसमें कम, फिर ऐसा फिर। क्लियर, समझ गए। दो एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्स्ट AgNO3 सॉल्यूशन के साथ कितना AgCl मोल कितना प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है वो, एंड देन मोलर कंडक्टेंस। इसमें उन्होंने प्रूव किया है जो ग्लोबल क्लोराइड जो सॉल्यूशन जब अमोनियम सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है, बट अमोनियम सॉल्यूशन, तो चार तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाया, चार डिफरेंट कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का चार कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ठीक है। तो इन ऑल फोर एमएन प्राइमरी वैलेंसी तो फिक्स्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सब में +3 है। जब भी हम इसको अगर निकालेंगे भी किसी का भी, तो यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स का, कोई भी देख लेते हैं इसमें। O1 क्लोरीन आयन, तो इसमें ये तो जीरो होते हैं, ये एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये -1 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालने आता ही है, एक्स +6 × 0 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ कितना हो गया, 3 × -1, +3 × -1, तो यहाँ हो गया -3।